ओके। तो कल हम लोगों ने यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर का बेसिक एनालिसिस किया था, ब्रीफ एनालिसिस किया था। तो एक नज़र उस पर दौड़ा देते हैं। पेपर 1 में जो क्वेश्चंस थे, ऑल टुगेदर 100 क्वेश्चंस थे। सबसे ज़्यादा पॉलिटी से आए थे, करीबन 18 से 20 क्वेश्चंस थे, और हिस्ट्री भी काफ़ी आया था। मेडिवल पीरियड से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, 20 क्वेश्चन से। ज्योग्राफी थोड़ा टफ था। एनवायरमेंटल साइंस भी मॉडरेटली टफ ही था। इकोनॉमी भी टफ ही था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर से ज़्यादा रिलेटेड था, और करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आए थे। तो ये जो था वो बेसिक ब्रीफ एनालिसिस था हमारा। और फिर पेपर 2 सी साइड पेपर। तो सी साइड पेपर में हम लोगों ने देखा था कि मैथमेटिक्स से ऑलमोस्ट 38 क्वेश्चंस थे। रीडिंग कंप्रिहेंशन काफ़ी लेंदी था, 27 क्वेश्चन। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चंस थे। डेटा इंटरप्रिटेशन से 1 क्वेश्चन था। डेटा सफिशिएंसी से 3 क्वेश्चंस थे। पेपर अगर देखा जाए तो मॉडरेटली डिफ़िकल्ट लेवल का था। तो आज जो हम लोग करेंगे वो हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे सी सैट पेपर का। आरसी नहीं, आज हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, और कौन कौन से क्वेश्चंस इजी थे, कौन कौन से क्वेश्चन मॉडरेट थे, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। सारे पॉसिबिलिटीज़ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। पहला क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ 120 पर्सन 80 आर इंडियंस एंड रेस्ट आर फॉरेनर्स। तो 120 पर्सन है, 80 आर इंडियंस एंड रेस्ट आर फॉरेनर्स। Further, 70% in the group can speak English. The number of Indians who can speak English is. तो ये इसको तो मैं इजी के फॉर्मेट में रखूँगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलकुलेट कुछ करना नहीं है। अगर इसमें कैलकुलेट करना भी है तो हम लोग देख सकते हैं, इसको नॉर्मल वैन डायग्राम के हिसाब से बना सकते हैं। सपोज अगर मेरे पास एक वैन डायग्राम ही है, राइट, तो 120 पीपल है, 80 आर इंडियंस। तो इंडियंस जो हो गए वो 80 हैं, मतलब बाकी जो बचे 40 वो फॉरेनर्स हैं। और 70% द ग्रुप कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो अब 70 जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी है, ये अगर मान लो ये सारे के सारे जो फॉरेनर्स है वो इंग्लिश बोलते हैं, तो 40 तो इंग्लिश बोलते हैं, बाकी 30 तो यहाँ होने चाहिए। मतलब मिनिमम 30 इंडियंस तो होंगे जो इंग्लिश बोलेंगे। तो मेरा आंसर हो जाना चाहिए 30 और मोर, राइट। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो काफ़ी इजी होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो टफ होंगे, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आंसर हो गया डी, 30 और मोर। दूसरा, कंसिडर ऑल 3 डिजिट नंबर्स without repetition of digit obtained using 3 non-zero digits which are multiples of 3. Let s be their sum. Which of the following is or are correct? Okay, तो अब ये है, इसको मैं थोड़ा सा टफर साइड में ही रखूँगा, क्योंकि ये एक तरह से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अगर आपको फार्मूला पता है तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा, नहीं पता है तो बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो इसके फार्मूला पे आते हैं। जो ये क्वेश्चन है, इसका जो फार्मूला होता है, अगर n डिजिट नंबर्स हैं तो ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल इनटू, लेट्स से डिजिट जो है ए बी सी अप टू n तक जाते हैं, इनटू 1 1 1, ये n टाइम्स रिपीटेशन होता है। तो ये बेसिक फार्मूला, अगर आपको फार्मूला पता है तो ये डायरेक्टली हो जाएगा। तो अब इसमें क्या कर रहा है कि ये जो नंबर्स है, जो डिजिट्स है, वो मल्टीपल्स ऑफ 3 है। मतलब ये नंबर्स क्या है, 3 है, 6 है और 9 है। ये 3 नंबर्स हैं। अगर ये 3 नंबर हैं तो अगर ये फार्मूला लगाते हैं तो n3 हो गया इसमें, मतलब ये 2 फैक्टोरियल इंटू 3 + 6 + 9 इंटू ये हो गया
111 रिपीट हुआ है 3 बार, राइट। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 18 इंटू, अब ये क्या है 111 3 का मल्टीपल है, सो 3 इंटू 37 लिख लेते हैं, और 18 तो 3 का मल्टीपल है ही। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 74। तो फर्स्ट तो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 74 इसका मतलब यहाँ हमारा प्रोडक्ट 74 होना चाहिए। 37 इंटू 2 ये 74 होता है, ये ट्रू हो जाएगा। सेकेंड, एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9, डेफिनेटली 18 यहाँ पे है तो ये 9 से डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब दोनों होगा, बोथ 1 एंड 2। मेरा आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। अब तीसरा, दे आर 2 क्लासेस A and B having 20 and 25 and 30 students respectively in class A। तो क्लास A है, उसमें मार्क्स जो है वो है 17 से 21 के बीच में, और क्लास B, इन क्लास B द हाईएस्ट स्कोर इज 30 एंड लोएस्ट इज 22। तो ये 22 से 30 के बीच में, इसका मतलब इसका जो एवरेज होगा वो 17 से 21 के बीच में होगा, और इसका जो एवरेज होगा 22 से 30 के बीच में होगा, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि सपोज 18 है और यहाँ पे 25 है, ठीक है। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन, अगर मान लो यहाँ पे एवरेज 25 है, इसमें अगर हम 25 जोड़ेंगे तो मतलब एवरेज 25 रहेगा, बट अगर हम 25 से नीचे कुछ जोड़ेंगे तो एवरेज 25 से कम हो जाएगा। तो ये भी अगर देखा जाए तो ये मॉडरेट लेवल का है, सिर्फ एनालाइज करना है, कैलकुलेट नहीं करना है। तो इसको मैं मॉडरेट में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि कभी कभी लोग कैलकुलेट करने लगते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको देखेंगे क्वेश्चन को तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इजी लेवल का ही होना चाहिए था, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी। अब यहाँ पे क्या है कि 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू बी। तो अगर 4 स्टूडेंट यहाँ से शिफ्ट करते हैं तो मैक्सिमम क्या हो सकता है इनका स्कोर, जो 4 जो हम लोग मूव करेंगे उनका स्कोर 21 हो सकता है। तो मैक्सिमम जो एवरेज स्कोर जो हम लोग मूव करेंगे वो 21 हो सकता है, और मिनिमम हो सकता है 17, राइट। तो मतलब 17 और 21 के बीच में जो भी मूव होगा उसका एवरेज होगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि अगर मान लो यहाँ पे मान लो अगर एवरेज मेरा 22 ही है, तो अगर 22 भी जोड़ेंगे तभी मेरा एवरेज 22 होगा, उससे कम जोड़ेंगे तो 22 से कम होगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये चारों इधर मूव करेंगे तो इसका एवरेज डेफिनेटली डिक्रीज करेगा, ये नीचे जाएगा। तो एवरेज ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज, ये तो सही है। द एवरेज ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। अब ये हमको पता नहीं है कौन सा ग्रुप हम लोगों ने भेजा है, वो नहीं पता है। मान लो अगर 17 वाला ग्रुप को इधर भेजा है तो इसका मतलब मेरा एवरेज बढ़ जाएगा, बट अगर 21 वाला ग्रुप को भेजा है तो इसका मतलब मेरा एवरेज घट जाएगा। इसका मतलब दूसरे वाले के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, पहले वाले के बारे में कह सकते हैं बट दूसरे वाले के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया ओनली ए, ठीक है, ए ओनली 1, राइट। नेक्स्ट वन, ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। डेटा सफिशिएंसी डेफिनेटली काफ़ी इजी आया था इस बार, बस सिर्फ देखना है कि क्या करना है, क्या कर सकते हैं। तो प्रिया इज 4th रैंक बिलो सीमा एंड 31st फ्रॉम द बॉटम, एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि एना इज 2nd रैंक अबव सीमा एंड 34th फ्रॉम द 37th फ्रॉम द बॉटम। व्हाट इज सीमाज रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40। अब ये तो पहले ही बोल दिया कि 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, और अगर सीमा का रैंक हमको बॉटम से पता चल जाता है तो इसका मतलब हम टॉप से उसका क्या रैंक है वो पता कर सकते हैं। तो ये मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट था। अब ये कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, पहला स्टेटमेंट डेफिनेटली सफिशिएंट होगा क्योंकि इसमें हमारा उसका बॉटम से रैंक पता चल जा रहा है। प्रिया इज़ 4 रैंक बिलो सीमा एंड 31st फ्रॉम द बॉटम। तो 31st फ्रॉम द बॉटम है और प्रिया का जो रैंक है वो 4 बिलो सीमा है, तो मतलब और
सीमा का रैंक 4 ऊपर होगा 4 ऊपर होगा मतलब हम लोग पता कर सकते हैं क्या रैंक होगा, राइट। तो 31 में से 4 घटा दो, पता चल जाएगा। सेम वे स्टेटमेंट 2 भी वही कह रहा है। अभी ये सारी चीज़ें में डेटा सफिशिएंसी में एक फ़ायदा होता है कि इसमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस एनालाइज करना है। तो कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, टाइम वेस्ट होगा। कैलकुलेट कभी नहीं करना है, देखना है कि भाई हम आंसर निकाल सकते हैं या नहीं। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, राइट। तो आंसर निकाल सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली निकाल सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट से इंडिविजुअली निकाल सकते हैं। इसका मतलब मेरा आंसर हो गया सी, ठीक है, ईदर ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, राइट। तो अब या फिर पहले वाले को देखकर समझते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है कि प्रिया इज 4th रैंक बिलो सीमा एंड 31st फ्रॉम द बॉटम। तो जो प्रिया का जो रैंक है वो 31st है बॉटम से, ठीक है। टोटल नंबर है 40 यहाँ पे। अगर प्रिया यहाँ पे ये 4 रैंक पीछे है सीमा के, तो सीमा का रैंक क्या होगा? 27th रैंक होगा। अगर 27th रैंक है तो इसका मतलब इधर से क्या है वो हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये हो गया 40 माइनस 27 प्लस 1 बेसिकली कर सकते हैं। तो 40 माइनस 27 हो गया 13 प्लस 1 14th रैंक फ्रॉम द टॉप होगा। अगर फाइंड आउट करना है तो 14 प्लस 27 माइनस 1 करके देखना है कि ये 40 होता है या नहीं। ये होता है, इसका मतलब वो रैंक सही है। तो पहले से निकाल सकते हैं। सेम लॉजिक सेकंड में भी लगेगा, तो करने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये बता सकते हैं। तो ये हो गया आंसर सी। अब नेक्स्ट भी डेटा सफिशिएंसी आया था। ईच ऑफ ए एंड डी इज हेवियर देन, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो कह रहा है ईच ऑफ ए एंड डी इज हेवियर देन बी ई एफ। मतलब इस केस में ए और डी के बीच में क्या रिलेशन है वो नहीं पता कर सकते हैं, बट नन ऑफ देम इज हेवीएस्ट, मतलब इससे भी ऊपर कोई है, इतना हमको पता है, इससे भी ऊपर कोई है। और सेकेंड वन है ए इज हेवियर देन डी, ए इज हेवियर देन डी बट इज लाइटर देन सी, राइट। तो ये दो स्टेटमेंट। अब क्या निकालना, हु इज द हेवीएस्ट अमंग ए बी सी डी ई। अब ये बोल रहा है कि ए बी सी डी ई के बीच में कौन है जो हेवीएस्ट होगा, ठीक है। ए बी सी डी ई के बीच में कौन होगा जो हेवीएस्ट होगा, ठीक है। तो अब पहले वाले को देखा जाए तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। पहले वाले को देखते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट 1 में कुछ छूटा है, एक बार देख लेते हैं। ए एंड डी इज हेवियर देन ईच ऑफ बी ई एंड एफ बट नन ऑफ देम इज हेवीएस्ट, ये बोल रहा है। और ए इज हेवियर देन डी बट इज लाइटर देन सी, ठीक है। तो अब पहले वाले कंडीशन को देखा जाए तो पहले वाले से तो कुछ पता चल रहा है या नहीं चल रहा वो देख लेते हैं पहले वाले से। अब इसमें क्या कर रहा है कि सी के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब इसमें ये भी नहीं पता है कि कितने लोग हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे एफ तक का कंडीशन दिया है। मतलब पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि आगे और भी लोग हो सकते हैं। इसका मतलब पहला वाला तो डेफिनेटली सफिशिएंट नहीं है, राइट। अब ये एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि ये हेवीएस्ट नन ऑफ देम इज द हेवीएस्ट, ये बोला, मतलब इस साइड कोई है बट उस साइड सी है या नहीं है वो हमको पता नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सेकेंड वन, ए इज हेवियर देन ए बट लाइटर देन सी, राइट। बट यहाँ पे सेम कंडीशन है बी के बारे में और ई के बारे में कुछ नहीं पता है, राइट। यहाँ से भी नहीं पता चलेगा। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तब कुछ पता चल सकता है।
इवन दोनों को कंबाइन करेंगे तब कुछ पता चल सकता है इस केस में, राइट, कि ABCDE इन पांचों में हेवियर कौन है, राइट। तो इसका मतलब कंबाइन करके ये पता चल जाएगा कि C जो है वो हेवीएस्ट है इस केस में। रिक्वायर्ड टू आंसर, तो यहाँ पे आंसर मेरा हो जाना चाहिए C। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है, ये ध्यान में रखना है कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ इतने ही लोग हैं, राइट। ईच ऑफ A, पहले स्टेटमेंट लिखा है ईच ऑफ A एंड D इज हेवियर देन ईच ऑफ B, E एंड F, राइट। तो यहाँ पे F भी यूज हुआ, मतलब कितने लोग हैं वो हम लोग को पता नहीं है, बट नन ऑफ देम इज द हेवीएस्ट। अब A और D में हेवीएस्ट कौन है ये पता नहीं है, E और D में हेवीएस्ट कौन है ये पता नहीं है, राइट। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, इस वाले केस में क्या आंसर होगा, ये होगा बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर सफिशिएंट और टुगेदर सफिशिएंट रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल रहना है इस केस में, इस केस में केयरफुल रहना है। लास्ट ईयर भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था जिसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है। नेक्स्ट वन, इन द इंग्लिश अल्फाबेट the first 4 letters are written in the opposite order and the next 4 are written in opposite order and so on, and at the end Y and Z are interchanged, which will be the 4th letter to the right of 13th letter। तो पहले नॉर्मली देखा जाए ये भी इजी ही है, बट थोड़ा सा केयरफुल रहना इस केस में। तो 13th लेटर है और राइट टू द 13th लेटर मतलब 17th लेटर देखना है यहाँ पे, राइट। सो 17th लेटर कौन सा होगा वो देखना है, ठीक है। अब चार के ग्रुप में डाल रहे हैं और इंटरचेंज कर रहे हैं, तो 4 का ग्रुप क्या हो गया, 1 से 4 हो गया, फिर 5 से 8, फिर 9 से 12, देन 13 से 16, 17 से 20, ये चलता रहेगा, राइट। तो अब जो यहाँ पे 17th है, जो जिसका रैंक 20th होगा वो इस तरफ आएगा, राइट। ये कंडीशन है इसके हिसाब से। तो हमें जो टर्म याद रखना है इजोटी, जो काफ़ी यूजफुल है। E रिप्रेजेंट करता है 5, J रिप्रेजेंट करता है 10, O हो गया 15, T हो गया 20, Y हो गया 25। तो अकॉर्डिंग टू दिस T हो गया 20, तो 20 ये होगा जो 17th पोजीशन पे आएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा T, ऑप्शन बी, राइट। तो वो इजी था। 15th, 7 books P, Q, R, S, T, U and V are placed side by side. R, Q and T have blue covers. तो एक काम करते हैं, एक ग्रिड ही बना देते हैं इस केस में, ब्लू कवर, रेड कवर, और उसके बाद देखते हैं। तो 7 टर्म्स हैं, क्या क्या है, P, Q, R, S, T, U, V। R, Q, T have blue cover and other books have red cover, right। तो R, Q, T ये ब्लू कवर है, तो इसका मतलब बाकी जो बचे हैं वो है P, S, U, V, इनका रेड कवर है। ओनली S and U आर न्यू बुक्स, तो यहाँ पे हम लोग न्यू ओल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन S and U आर न्यू बुक्स है, ठीक है। S and U आर न्यू, तो इसको मार्क कर लेते हैं। एंड रेस्ट आर ओल्ड। P, R, S आर लॉ बुक्स, तो अब लॉ है और गैजेटियर्स है, P, R, S। तो P, R, S है जो लॉ है, P, R, S लॉ है, इसका मतलब Q, T, U, V ये हो गया गैजेटियर्स है। अब हमको चाहिए ओल्ड बुक विथ ब्लू कवर, ठीक है। तो गैजेटियर और ब्लू में कॉमन पहले देख लेते हैं, गैजेटियर और ब्लू में कॉमन क्या क्या है।
गैजेटी और ब्लू में क्यू एंड टी कॉमन है और ओल्ड बुक भी क्यू एंड टी है, इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा क्यू एंड टी। ये इसको भी मॉडरेट ही मान के चलते हैं, ये मॉडरेट ही होगा। नेक्स्ट सीरीज, रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म। ये भी इजी सीरीज है तो इजी मान के चलो। 3 2 7 4 13 10 21 18 31 28 43 40, राइट। तो अब ये जो है ये +4 हो गया, ये हो गया +6 +8 +10 +12, राइट। तो अब यहाँ से देखते हैं, ये हो गया +12, ये हो गया +10, तो सेम लॉजिक है। +8 यहाँ पे हो गया +6, तो इसका मतलब यहाँ पे होना चाहिए +4, इसका मतलब ये रॉन्ग है, इसका जगह पे 0 होना चाहिए, तो मेरा आंसर हो जाएगा ए, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 17th, अब ऐसा मैट्रिक्स क्वेश्चंस नॉर्मली मॉडरेट लेवल का होता है क्योंकि कभी कभी एनालाइज करना पड़ता है। तो पहले नंबर्स एनालाइज करते हैं। 7 10 3, मतलब 10 - 7 = 3, ठीक है। 9 3 9 6, मतलब 9 - 3 = 6, इसका मतलब यहाँ पे 13 - 10, ये तो डेफिनेटली 3 है, तो ये 3 है। और BACCBA, दैट मीन्स ABCACB होना चाहिए, तो ये 3B हो जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट, ये दोनों सीरीज आइडेंटिकल है, तो 8 4 6 15 52.5 236.25, ये तो हाफ है, और एल्स 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 2.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि C के जगह में क्या आएगा, तो 5 है, उसके बाद हमको 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन C हो जाएगा 9.375। 9.375। अब यहाँ पे एक और चीज़ एनालाइज कर सकते हैं कि 8 जो है वो 5 से बड़ा है, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 15 से छोटा ही होगा, ठीक है। 15 से छोटा होगा, ये नीचे वाला तो रूल आउट हो गया, वो हो नहीं सकता है। 5 और 2.5 नहीं होगा क्योंकि 2.5 यहीं पे आ जाएगा, 5 तो हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब 9.375 ही होगा, राइट। तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन C। A person X from a place A to another and another person Y from place B, ठीक है। A और B set out at the same time to walk towards each other. The places are separated by a distance of 15, तो ये जो गैप है 15 किलोमीटर्स का है। X walks with a uniform speed of 1.5, X यहाँ से जा रहा है 1.5 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड से, एंड Y walks, Y यहाँ से निकला विद स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट आवर, तो पहले 1, उसके बाद 1.25, देन 1.5, ऐसे चल रहा है। तो मतलब ये कॉमन डिफरेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मेट में,
and so on. Which of the following are true? They take 5 hours to meet and they meet midway between A and B. ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 है. अब यहाँ तो हमको पता चल सकता है अगर x यहाँ से यहाँ तक गया तो 15 बाय 1.5 मतलब 10 आवर्स उसको लगेगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर, इस दोनों इंफॉर्मेशन को देखकर समझिए कि ये कह रहा है कि 5 आवर्स, तो 5 आवर्स और मिडवे में. इसका मतलब ये है कि अगर ये 5 आवर्स के लिए चलेगा तो यहाँ पे मिडवे में ही पहुँचेगा, 7.5 किलोमीटर्स पे पहुँचेगा. तो या तो दोनों सही होगा या तो दोनों गलत होगा. इतना तो समझ में आ गया. 1 और 2 तो हो ही नहीं सकता है, बोथ 1 और 2 हो सकता है या फिर नीदर 1 और 2 हो सकता है. तो या तो दोनों सही होगा या फिर दोनों गलत होगा. तो इसका मतलब अब इसको ये 5 घंटे के लिए चलाएंगे. ये 5 घंटे में कैसे चलेगा? 1 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगा, अगले घंटे में 1.25, अगले घंटे में 1.5, अगले घंटे में 1.75 और अगले घंटे में 2 किलोमीटर. राइट. तो अब देखना है कि ये कितना हो रहा है समेशन. अगर ये ऐड करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाएं या फिर जस्ट ऐड कर ले, तो ये हो गया 7.5. इसका मतलब ये भी 7.5 चल रहा है, मतलब दोनों सही है. इसका मतलब बोथ A एंड B होगा. तो पूरा फॉर्मूला लगाने का ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से दोनों स्टेटमेंट को एनालाइज करके हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट, a student appeared in 6 papers. The maximum mark are the same for each paper. तो maximum mark same है. His mark in these papers are in the proportion of 5:6:7:8:9. तो मान लो कि मार्क्स आया 5, 6, 7, 8 और 9. ओवरऑल his score is 60%. मतलब एवरेज स्कोर 9 और 10. तो एवरेज स्कोर जो है वो एवरेज स्कोर जो है इसका वो तो 60% ही है. तो इसका एवरेज निकाल लेते हैं. इसका एवरेज कितना होगा? 7.5 बीच में होगा. नंबर देख के पता लगा सकते हैं 7.5. तो 7.5 इज इक्वल टू 60%. ये हम लोग को समझना है इस केस में, और कुछ नहीं करना है. अभी क्या पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी नंबर ऑफ पेपर्स डिड ही स्कोर लेस देन 60%. तो भाई जितना भी 7.5 से नीचे है, 3 है, 3 7.5 से नीचे है, मतलब इसका आंसर हो गया बी. अब अगला, A statement followed by conclusion 1 and conclusion 2. तो ये हो गया डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन हो गया. नहीं, डेटा सफिशिएंसी नहीं, ये हो गया बेसिकली सिलोजिज्म का. तो सिलोजिज्म भी इस पर काफ़ी इजी आए थे. अब क्या क्या देख सकते हैं इसमें, पहले समझते हैं. सम कैट्स आर अलमीराज. तो सम कैट्स आर अलमीराज. सम अलमीरा आर चेयर. तो यहाँ पे चेयर को डाल देते हैं. ठीक है. ऑल चेयर्स आर टेबल. ऑल चेयर्स आर टेबल. तो अब क्या क्या पूछ रहा है? पहला है सर्टेनली, मतलब श्योर. सर्टेनली सम अलमीराज आर टेबल. सो सम अलमीराज आर टेबल, ये ट्रू है. कंक्लूजन 1 तो ट्रू है. सम कैट्स मे नॉट बी चेयर. ये बोला मे नॉट बी, मतलब पॉसिबिलिटी के बारे में पूछ रहा है. तो पॉसिबिलिटी सम कैट्स मे नॉट बी चेयर, डेफिनेटली ये पॉसिबल है, क्योंकि मान लो यहाँ पे कर दिए हैं तो चेयर हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है. इसका मतलब ये सिर्फ पॉसिबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, श्योर के बारे में नहीं पूछ रहा है. तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल है. तो बोथ कंक्लूजन ए एंड बी. सो ये हो जाएगा बोथ कंक्लूजन ए एंड बी. तो ये इसको भी मैं इजी में ही डालूंगा. ये इजी ही हो गया क्योंकि इसमें कैलकुलेट ज़्यादा करना था, और ये सर्टेन और मे भी दोनों का वेरिएशन देकर रखा है, तो ये इजी हो जाता है. अब अगला, A boy played with a ball and he drops it from the height of 1.5. Every time the ball hits the ground, it bounces back to attain a height 4/5 of the previous height.
the ball does not bounce further if the previous height is less than 50 centimeters. What is the number of times the ball hits the ground before the ball stops bouncing? तो इसको मैं टफ में ही रखूँगा, इसको टफ में ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेट तो करना ही है, प्लस गलती होने की चांसेस ज़्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड ही करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि 1.5 और 50 सेंटीमीटर इन दोनों को यूज़ नहीं करते हैं, बस इस दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। अगर 1.5 है 50 सेंटीमीटर्स और ये 150 सेंटीमीटर्स, मतलब बेसिकली अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ये 33.33% है। मतलब जो ओरिजिनल हाइट है उसका अगर ये 33.33% तक पहुंच गया तब हमको बंद कर देना, मतलब वो खुद ब खुद बंद हो जाएगा, वो उसके बाद फिर बाउंस नहीं करेगा। तो मेरा पहला कंडीशन है, तो एक काम करते हैं 1.5 नहीं 100 ले लेते हैं। हम इसको 100 के हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। A boy plays with the ball and he drops from the height. Every time the ball hits the ground. अब ये पूछ क्या रहा है कि what is the number of times the ball hits the ground before the ball stops bouncing? तो कितने बार वो ग्राउंड को हिट किया। अगर हम इस हाइट से फेंक रहे हैं इसको, यहाँ से अगर हम इसको गिरा रहे हैं तो पहली बार तो यहाँ हिट किया, ये पहला बार है जो हिट किया। इसके बाद ये 4/5 जाएगा, 4/5 मतलब 80 तक जाएगा, 80 तक जाएगा। अभी क्या बोला, द बॉल डज नॉट बाउंस फर्दर इफ द प्रीवियस हाइट इज लेस देन 50, लेकिन जब तक हाइट 1/3 से ऊपर रहेगा ये बाउंस करता रहेगा। ठीक है, तो 80 तक जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर ड्रॉप करेगा, ये सेकेंड हो गया। इसके बाद इसका 4/5 होगा, इसका 4/5 हो जाएगा 64, तो फिर से ड्रॉप करेगा, ये थर्ड हो गया। इसके बाद इसका हो जाएगा 4/5 या फिर 80% निकाल लो, 80% इसका कितना हो गया 51.2 हो जाएगा, तो फिर से ड्रॉप करेगा, चौथा ड्रॉप तो यहाँ पे होगा। उसके बाद अब हम लोग को 33.33 से नीचे चाहिए, राइट। उसके बाद फिर से ये ऊपर जाएगा तो ये पहुँचेगा 40.96, तो ये पांचवा बार ड्रॉप करेगा। इसके बाद ये हाइट जो ऊपर जाएगा, ये केयरफुल यहाँ पे रहना है, ये डेफिनेटली 80% इसका रहेगा, मतलब ये 32 के आसपास हो गया। तो अब ये तो हो गया यहाँ पे, ये इससे कम हो गया, 33.33 से कम हो गया। तो ये क्या बोल रहा है, द बॉल डज नॉट बाउंस फर्दर इफ द प्रीवियस हाइट इज लेसर देन 50 सेंटीमीटर्स। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कि इसके बाद जब यहाँ पे ये हिट करेगा उसके बाद वो बाउंस नहीं करेगा। ठीक है, बॉल हिट्स द ग्राउंड बिफोर द बॉल स्टॉप्स बाउंसिंग, बिफोर द बॉल स्टॉप्स बाउंसिंग, और इसके बाद ये बाउंस करना बंद कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि what is the number of times the ball hits the ground before the ball stops bouncing, मतलब यहाँ तक तो वो हिट कर ही रहा है, यहाँ तक तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो ये 6 बार तो डेफिनेटली हो रहा है। उसके बाद वो बाउंस नहीं करेगा, वो ग्राउंड से सड़ा रहेगा, तो ये 6 होना चाहिए इस केस में। इमेज ऑफ कॉन्सोनेंट्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये भी इजी ही है। Are observed in a mirror. What is the number of images of these which do not look like their original shapes? पहले तो 26 हैं, उसमें से सारे वॉल्स हटा दे, 5 हटा दिए, बचे 21। अब इस 21 में से do not look like their original, ठीक है, तो पहले वो देख लेते हैं जो ओरिजिनल की तरह दिखते हैं, उनको हटा देते हैं। अगर देखा जाए तो ओरिजिनल की तरह कौन कौन से दिखते हैं, एच दिखेंगे मिरर इमेज में, एम, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। नॉर्मली वाई आजकल तो ऐसे ही लिखा जाता है, बचपन में हम लोग ऐसे लिखते थे, लेकिन ये वाई तो ऑब्वियसली नहीं है, तो ये हम लोग रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7
सो ये 7 नंबर पे घटा देंगे तो बचे 14, ये 14 होना चाहिए, राइट। इस केस में 14 होना चाहिए। डायरेक्शन सेंस ये भी हमेशा की तरह इजी ही है। तो देखें, अ बैंक एम्प्लॉय ड्राइव्स 10 किलोमीटर्स टूवर्ड्स साउथ, यहां से 10 किलोमीटर्स, यहां से लेते हैं 10 किलोमीटर्स, टर्न्स टू द लेफ्ट, ठीक है, 20 किलोमीटर्स चला, उसके बाद सी टर्न लेफ्ट और 40 किलोमीटर्स, देन सी टर्न राइट 5 किलोमीटर्स, देन अगेन सी टर्न राइट 30 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बैंक एंड द हाउस, ये तो ये हो गया 20 और ये 5, 25, तो वैल्यू हो गया 25। सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इजी हैं। 29th इंटीजर आर लिस्टेड फ्रॉम 700 to 800 in how many integers is the sum of the digit 10। ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, मॉडरेट टू टफ, क्योंकि अगर समझ में नहीं आया तो ये टफ ही है, अदरवाइज ये मॉडरेट लेवल ही है। इंटीजर लिस्टेड फ्रॉम 700 to, मतलब ये 3 डिजिट नंबर, इतना तो समझ में आ गया। इन हाउ मेनी इंटीजर्स सम ऑफ द डिजिट इज 10, और इनका जो समेशन यहाँ पे होगा वो 10 होना चाहिए। तो अब 700 से है, मतलब ये तो 7 होगा, या फिर ये 8 होगा, या फिर ये 9 होगा, करेक्ट। तो इसका मतलब ये जो बचा हुआ है इस केस में, इस दोनों का समेशन 3 होना चाहिए। तो अब ये अगर देखा जाए तो 0 3 1 2 2 1 3 0 4 वेज होगा इस केस में, ठीक है, ये 4 वेज होगा। सेम वे अगर ये देखें तो इसका मतलब ये अब पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हो गया 0 2 1 1 2 0, मतलब ये 3 वेज होगा। इसका मतलब नेक्स्ट वाला जो होगा जहाँ समेशन 1 होना चाहिए वो 2 वेज होगा, तो समेशन हो गया 9, टोटल नंबर ऑफ वेज 9 होगा। इजी है, कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, राइट। अब अगला देखें, अ वुमन रन्स 12 किलोमीटर टूवर्ड्स हर नॉर्थ, तो यहाँ से ये 12 किलोमीटर गई, देन 6 किलोमीटर टूवर्ड्स हर साउथ, फिर वापस यहाँ आई बीच में, एंड देन 8 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ आई, तो यहाँ से शुरू हुआ था। इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही है, राइट। लेकिन अगर ये 6 है और ये 8 है, अगर ये 6 होता तो एग्जैक्टली 45 डिग्री होता, बट ये ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये जो एंगल है वो 45 से कम होगा, तो द एंगल एन एंगल लेस देन 45 नॉर्थ ऑफ ईस्ट, राइट। तो ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अगर नंबर सिस्टम आता है तो ये इजी है, अगर नहीं आता है तो ये डिफिकल्ट है, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि डिविजिबल बाय 10, मतलब हम लोग को यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा केस है, 3^2019 का यूनिट डिजिट चाहिए। अगर यूनिट डिजिट मिल गया तो मेरा काम हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं 3^2016 इंटू 3³ तो इसका यूनिट डिजिट तो 1 होगा, और 3 इंटू 3 इंटू 3 इसका यूनिट डिजिट 7 होगा, मतलब ओवरऑल यूनिट डिजिट 7 होना चाहिए। तो ये हो गया 7।
ये तो डेफिनेटली नेक्स्ट हो गया, वो टफ के कैटेगरी में डालेंगे क्योंकि थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा और ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है क्योंकि 7 का डिविजिबल रूल्स आना चाहिए उसके लिए। 3798125P369। अब 7 का डिविजिबल रूल्स क्या है? 7 का डिविजिबल रूल्स ये है कि पीछे से 3 टर्म लेंगे और ऑल्टरनेट टर्म्स को जोड़ेंगे और फिर इनको घटाएंगे, राइट। मतलब 369 प्लस 981 माइनस 37 प्लस 25P। अगर ये 0 होगा या फिर 7 से डिविजिबल होगा, मतलब टोटल नंबर जो होगा वो 7 से डिविजिबल होगा, राइट। तो हमको 0 करना है इसमें, या फिर 7 से डिवाइड करने के बाद इस पर रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो ऐड करते हैं 1350 माइनस 37 माइनस 25P, तो ये हो गया 1313 माइनस 25P। अब 1313 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर होगा इस केस में 4, इसका रिमाइंडर है 4, मतलब ये पार्ट जो भी होगा उसका भी रिमाइंडर 4 होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा, ठीक है। तो अब देखा जाए, अब यहाँ पे क्या है कि 25P है, इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 3 टाइम्स 21 44P है, तो 7 6 नॉट 6 टाइम्स 42 और हमको रिमाइंडर 4 चाहिए, मतलब ये 6 होना चाहिए। इसका मतलब P का वैल्यू जो होगा वो 6 होगा, राइट। P का वैल्यू जो होगा वो 6 हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट वन, ये इजी तो नहीं है, इसको टफ ही रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी भी है, ठीक है। तो इसको टफ के फॉर्मेट में रखते हैं, ये लेंदी भी है, कैलकुलेट करने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो ये देखते हैं, बट इसको थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फ्रॉम जनवरी 1 2021 द प्राइस ऑफ पेट्रोल ऑन mth डे ऑफ द ईयर इज 80 प्लस, तो ये हो गया 80 प्लस 0.1 m, और m का वैल्यू जो है वो 1 से 100 तक जा रहा है, एंड देयर आफ्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ऑन द अदर हैंड द प्राइस ऑफ डीजल, अब डीजल के साथ क्या हो रहा है कि 69 है प्लस 0.15 n है, ठीक है। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑन विच डेट ऑफ द ईयर 2021 आर द प्राइसेस ऑफ दीज टू फेल इक्वल। अब 100 दिन तक तो सेम रहेगा, तो एक चीज़ तो है कि इन दोनों का अगर डिफरेंस लेते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 11 है, और यहाँ पे जो है इसको 2 पार्ट में रख देते हैं, ये जो है ये है 0.05, और 100 डेज तक तो m और n सेम है, तो पहले 100 डेज का देख लेते हैं। तो 100 डेज का है तो ये 5 है, मतलब 11 जो गैप है हमको ये कवर करना है, और इस 100 डेज में 5 एज ए गैप तो कवर हो जाएगा, तो मतलब बचा कितना 6, और 6 के लिए इसको एक्टिव रहना पड़ेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब कितने दिनों तक और चलेगा ये, मुझे 6 चाहिए, तो 0.15 इंटू n इज इक्वल टू 6 होना चाहिए, तो n हो गया 6 बाय 0.15, मतलब 40 और डे चाहिए, तो टोटल जो डेज हो गया वो हो जाएगा 140 डेज। तो 140 डेज, तो जनवरी में 31 डेज, फरवरी में 28 डेज क्योंकि 21 है, मार्च में 31 डेज, अप्रैल में 30 डेज। अगर ये देखा जाए तो ये तो ऑलरेडी 120 डेज हो गया है, मतलब 20 मोर डेज, 20th में, तो मेरा आंसर हो जाएगा 20th में।
नेक्स्ट, बायोलॉजी क्लास, ये मॉडरेट हम रखेंगे क्योंकि ये लेंदी है क्वेश्चन हल्का सा। बायोलॉजी क्लास एट हाई स्कूल प्रेडिक्टेड दैट लोकल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल will double in size every 12 years। हर 12 साल में ये बढ़ता है। The population at the beginning of the year 2021 was estimated to be 50। ठीक है, और नेक्स्ट 12 साल में ये डबल हो जाएगा, 50 इंटू 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 12 साल में 50 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 साल में 50 इंटू 2 क्यूब हो जाएगा। तो नेक्स्ट ये 12 साल अगर n टाइम्स रिपीट होगा तो ये हो जाएगा 50 इंटू 2 रेज टू n हो जाएगा, राइट। अभी देन विच आर द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द मॉडल ऑफ द क्लास फॉर द पॉपुलेशन, राइट। ये तो 12 साल के लिए, ये हम लोग 12 मल्टीपल ऑफ n देख रहे हैं इस केस में, ठीक है। तो 12 मल्टीपल ऑफ n देख रहे हैं इस केस में। अगर नॉर्मल n रहेगा तो ये बाई 12 होना चाहिए। इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इन अ क्लास 60% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% आर गर्ल्स। ये भी इजी टू मॉडरेट के लेवल में है। 60% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया, बेटर है टेबल एक छोटा सा बना लें। तो इंडिया फॉरेनर ओवरऑल 100 है, गर्ल्स बॉयज। 60% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। तो 50% दैट मीन्स 50 एंड 50% स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, मतलब रिमेनिंग 50 बॉयज है। इफ 30% फॉरेन से 40 हो गया। इफ 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, सो 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, मतलब 18 गर्ल्स होगी इस केस में। तो ये 32 हो गया, ये 42 हो गया, ये 8 हो गया, राइट। ये पूरा टेबल हो गया। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज, राइट। टोटल फॉरेन स्टूडेंट्स 40 है, 8 बॉयज है, मतलब 20% जो है वो बॉयज है। इजी है। नेक्स्ट, ये भी सिलोजिज्म हो गया। सिलोजिज्म इजी ही आया था इस बार। तो क्या क्या है, सम radios are mobile, so some radios are mobile, all mobiles are computers, all mobiles are computers, some computers are watches, so some computers are watches। Suddenly some radios are watches, so suddenly बोला श्योर, some radios are watches हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसके बारे में कुछ श्योर नहीं है, ठीक है। सेम वे सडनली some mobiles are watches, some mobiles are watches हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में भी श्योर नहीं है, तो इसका मतलब हो गया डी। तो मेरा आंसर इस केस में हो जाएगा डी। A pie diagram shows the percentage distribution। तो अगर पाई चार्ट आता है तो ये इजी है, अगर नहीं आता है तो फिर बेसिक समझना पड़ेगा। तो पाई चार्ट 360 डिग्री 100%, तो 1% इज इक्वल टू 3.6 डिग्री। बस ये बेसिक समझना है इस केस में। अब ये क्या कह रहा है, गिवन दैट protein corresponds to 16% and water corresponds to 70%, if both protein and the other dry element corresponds to p%, ठीक है। तो ड्राई एलिमेंट तो वाटर तो खुद ही 70% है, तो जो बाकी जो बचा है वो 30%। इसका मतलब लोगों को सिर्फ 30% के बारे में जानना है। 1% इज 3.6, 30% हो जाएगा 108। ये हो गया मेरा वैल्यू 108। 45th मॉडरेट, क्योंकि कैलेंडर्स का बेसिक चाहिए इस केस में। जोसेफ, कैलेंडर्स का बेसिक और एलसीएम। जोसेफ विजिटेड द क्लब ऑन एवरी 5th डे, हर्षा विजिटेड
विजिट्स द ऑन एवरी 24th डे, तो 5th डे हो गया, 24th डे हो गया। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आया था पिछले साल भी। और सुमित 9th डे, तो इसका एलसीएम चाहिए। एलसीएम ये हो गया 360। ऑल ऑफ देम मेट ऑन एट द क्लब ऑन संडे, देन ऑन विच डे विल ऑल थ्री ऑफ देम मीट अगेन। तो हमको ऑड डे निकालना है, तो 360 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर देखते हैं। 360 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 एक्स्ट्रा डेज, सो मतलब मंडे ट्यूसडे वेंसडे, तो ये हो गया वेंसडे। द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर, ये भी मॉडरेट ही है, मॉडरेट है। या इसको मॉडरेट से टफ के बीच में हम डाल सकते हैं, क्योंकि अगर बेसिक नहीं पता तो दिक्कत होगा इस केस में। द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑप्टेड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन। अगर कोई 2 डिजिट नंबर है ए बी, उसको लिख सकते हैं 10a प्लस बी, और इसका अगर वैल्यूज़ को इंटरचेंज करते हैं तो ये होता है 10b प्लस ए। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ a माइनस बी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। ये दो बेसिक आपको ध्यान में रखना है इस केस में। अब क्या है कि अब ये बोल रहा है कि नंबर obtained by interchanging the position of the digit is 54। द डिफरेंस मतलब जो 54 है, 54 हो गया, वो हो गया 9 टाइम्स ऑफ a माइनस बी। तो a माइनस बी इस केस में हो गया 6। a माइनस बी 6 है, a माइनस बी अगर 6 है तो अगर ये 1 होगा, 2 डिजिट नंबर तो 0 नहीं रख सकते। ये 7, ये 2, ये 8, ये 3, ये 9। तो विच आर द फॉलोइंग, तब दो स्टेटमेंट, द सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट्स इज नोन। तो अगर ये देखा जाए 7 इंटू 1 प्रोडक्ट 7 है, 8 इंटू 2 16 है, 3 इंटू 9 27 है। इसका मतलब प्रोडक्ट भी तो डिफरेंट है। अगर हमको ये कोई भी एक प्रोडक्ट पता है तो डेफिनेटली हमको पता चल जाएगा कि मेरा वैल्यू कौन सा होने वाला है। फर्स्ट वन इज करेक्ट, बट ये बोल रहा है कि ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट नंबर 2 डिजिट इज नोन। तो पहले लोग करेक्ट नहीं कहेंगे, अगर क्योंकि अदर मेथड्स भी हो सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड। हाँ, अब यहाँ पे कैन भी कह रहा है तो डेफिनेटली ये निकल सकता है, तो मेरा आंसर हो जाएगा बी, है राइट। तो 46 का आंसर हो गया बी। राइट। अब 47th, ये भी मॉडरेट लेवल का ही है, मॉडरेट टू टफ ही मान लो क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। X said to Y, at the time of your birth I was twice as old as you at present। तो प्रेजेंटली देखा जाए ये प्रेजेंट है, और लेट्स से X said to Y, at the time of your birth I was twice as old as you। लेट्स से अगर y है और x है तो x का एज, y का एज अभी a है, तो ये जो गैप है वो a होना चाहिए, राइट। एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू एट प्रेजेंट। तो ये जो होना चाहिए यहाँ पे x का एज इस जगह पे ये 2a होना चाहिए,
और ए का गैप है, मतलब ये 3a होना चाहिए, और ये 3a क्या है 42, मतलब ए का वैल्यू हो गया 14। इतना तुमको पता है कि ए का वैल्यू 14 है। अब देखते हैं क्या क्या सही है। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, which of the above statement is or are true. 8 years ago the age of x was 5 times the age of y, 5 टाइम्स, तो मतलब 14 में से 8 अगर घटाएंगे तो वो मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, तो वो नहीं है, ये चला गया। सेकेंड वन, आफ्टर 14 इज द एज ऑफ एक्स वुड बी 2 टाइम्स, डेफिनेटली ये सही है, मतलब हो गया बी, राइट। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, अगर कॉन्सेप्ट आता है तो ये काफ़ी इजी है, मैक्सिमम लोगों को ये आता है। अगर इंक्रीमेंट है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो रिडक्शन होगा न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, और एल्स वाइस वर्सा। ये होता है जब कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 25% है, दैट मीन्स ये 1/4 है, तो ये 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1/5 है, इसका मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ है इस केस में, ये हो गया 0, राइट। ये एक तरीका है, बहुत इजी है। ये भी इजी है, जस्ट मल्टीप्लाई करके देखना है, ऑप्शन से जाकर देखेंगे डायरेक्टली आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, easy to moderate. A man completes 7/8 to the job in 7/8 जो है वो 21 डेज में कर रहा है, मतलब जो टोटल जॉब करेगा वो करेगा 21 इंटू 8/7, 24 डेज में। ये मेंटली कैलकुलेट करना है। हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक टू फिनिश द जॉब इफ क्वांटम ऑफ वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाय 50%। तो भाई काम बढ़ गया 50%, और अब नंबर ऑफ डेज भी बढ़ जाएगा 50% से। तो पहले 24 दिन लगता था, अब 12 दिन और लगेगा, और काम अभी यहाँ पे लटका हुआ है, तो यहाँ पे 3 और दिन, 12 + 3 15, तो ये हो जाएगा डी 15। There are 3 points P, Q, R on a straight line। ये तो काफ़ी इजी है, बट यहाँ पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। There are 3 points P, Q, R on the straight line। अब स्ट्रेट लाइन में है तो कैसे है वो हमको पता नहीं है, मतलब अगर यहाँ पे P है, ये Q है, और ये R है, या फिर यहाँ पे P है, Q है, और यहाँ पे R है, ठीक है। तो अब मेरे पास 2 केसेस है, मतलब 2 रेशियोज आएगा मेरे पास, मेरा आंसर हो गया 2। इन अ चेस बोर्ड, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 consecutive स्क्वायर्स बी चूजन ऑन द डायगोनल अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। तो अब चेस बोर्ड में जो होता है, ये डायगोनल ये हो गया और ये हो गया, और यहाँ पे कितने सारे स्क्वायर्स होंगे, अगर डायगोनल में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होते हैं। तो हमको स्ट्रेट वे 6 चूज करना है, तो कितने वेज, एक ये होगा, दूसरा ये होगा, और तीसरा तीसरे से लेकर 8 तक होगा। 3 वेज इधर हो जाएंगे और 3 वेज इधर हो जाएंगे, तो टोटल 6 वेज हो जाएंगे। कैलकुलेट नहीं करना ये, तो ये भी इजी टू मॉडरेट। मॉडरेट इसलिए बोलूँगा क्योंकि थोड़ा सा एनालाइज करना होगा। इस वाले को मॉडरेट में ही डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न देखना होगा। पहले तो देख ले कितने टर्म्स हैं, टोटल 18 टर्म्स हैं। पैटर्न समझ में नहीं आएगा, हम लोग को डाल के देखना पड़ेगा, अगर डाल के देखेंगे तब पैटर्न ही समझ में आएगा। तो कोई हिंट तो होगा, ए बी है, ठीक है,
ए बी है और यहाँ पे ए बी कर सकते हैं, तो मतलब मेरा ये हो सकता है ए बी या फिर उल्टा, राइट। तो ए बी ए बी डेफिनेटली ये जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी 56। Using 22333 as digits, how many distinct numbers greater than 30,000 can be formed? So 30,000 greater than 30,000 चाहिए, ये भी मॉडरेट लेवल का है। अगर पीएनसी नहीं आता है तो टफ भी हो सकता है। तो 30,000 मतलब ये तो 3 फिक्स है, इन जगह पे हम लोग को 2233 डालना है, ठीक है। तो इनको अरेंज हो कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल वेज में, बट 2 का तो रिपीटेशन है यहाँ पे, मतलब 2 नंबर सेम दिखेंगे, और यहाँ पे भी 2 का रिपीटेशन 3 का रिपीटेशन है, तो 2 नंबर सेम दिखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6। मेरा आंसर हो जाएगा 6। 57 Consider the following statement: the sum of 5 consecutive integers can be 100। ये हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। 19 18 19 20 21 22 हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive natural numbers can be equal to their sum, can भी बोला है, तो ये भी हो सकता है। 1 + 2 + 3 = 1 × 2 × 3, एक ही नंबर है शायद, राइट। तो बोथ ए एंड बी, राइट। तो ये हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी है। 1 ml, sorry, how many ml of water is obtained? The cubical vessel of 1 meter, तो 1 मीटर क्यूब है, इसका मतलब ये हो गया ऑप्शन डी, राइट। 100 × 100 × 100। नेक्स्ट, there are 6 persons arranged in a row, moderate level। मॉडरेट इसलिए बोल रहा हूँ, मॉडरेट और टफ ही मान के चलते हैं। मॉडरेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर पीएनसी नहीं भी है पता है तब भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं एटलीस्ट। 6 पर्सन्स, तो 1 2 3 4 5 6 आर अरेंज्ड इन अ रो। अनदर पर्सन हैज़ टू शेक हैंड विथ 3 of them so that he should not shake hand with 2 consecutive person। तो कैसे कर सकता है? 1 3 5 कर सकता है, देन 1 3 6 कर सकता है, देन 1 4 6 कर सकता है, उसके बाद 2 4 6 कर सकता है, उसके बाद कोई केस नहीं बनता है, बस इतना ही केस बनता है। तो ये 4 केस है, ये 4 केस हो जाएगा, राइट। तो ये 4 केस हो जाएगा। नेक्स्ट, the amount of money is distributed among A, B, C is in the ratio of P is to Q is to R। P is to Q is to R के रेशियो में है। A gets a maximum if P is greater than Q plus R। ये तो डेफिनेटली ट्रू है, P is greater than Q plus R। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। C gets minimum share if R is lesser than P plus Q, कोई ज़रूरी नहीं है। सेकेंड वन सही नहीं हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया आंसर ए, राइट। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली सॉल्व किए जा सकते हैं। सो जय एंड विजय स्पेंड एन इक्वल amount of money to buy some pen and special pencils of the same quality from the same store। if Jay bought 3 pens and
5 pencils and Vijay bought 2 pens and 7 pencils, then which one of the following is correct? तो ये भी मॉडरेट लेवल का ही है, इसको मॉडरेट लेवल ही कंसिडर करते हैं। 3 पेन प्लस 5 पेंसिल, पेंसिल को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, चलो टी स्पेंड किया इसमें। 2 पेन प्लस 7 पेंसिल, टी ही स्पेंड किया, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे इस दोनों को तो ये हो जाएगा P माइनस 2S इज इक्वल टू 0, मतलब P इज इक्वल टू 2S। तो प्राइस ऑफ पेंसिल इज ट्वाइस ऑफ, सॉरी, प्राइस ऑफ पेन इज ट्वाइस ऑफ प्राइस ऑफ पेंसिल। द प्राइस ऑफ पेन इज ट्वाइस द प्राइस ऑफ पेंसिल। तो 63 ऑप्शन हो जाएगा C। P scored 40 marks medium to medium ही रखो, easy to medium। P scored 40 marks more than Q, ठीक है। तो ये मान लो P का मार्क्स है और Q का मार्क्स है, ये दोनों के बीच का गैप है 40। If Q scored 10% lesser mark than P, तो मान लो P को 100% मार्क आया, उसके हिसाब से Q को 90% आना चाहिए, ये गैप हो गया 10%, राइट। देन हाउ मच डिड Q स्कोर, तो अब 10% इज इक्वल टू 40 हो रहा है, 90% इज इक्वल टू हाउ मच, 40 इंटू 9, 360, ये वैल्यू होना चाहिए 360। इजी है, ये थोड़ा सा टफर साइड में आ जाएगा क्योंकि थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या कैलकुलेशन है। अ पर्सन P आस्क वन ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स X as to how much money he paid. X replied, if Y gives me rupees 40, then Y will have half of the money as Z, but if Z gives me rupees 40, then 3 of us will have equal amount. What is the total amount of money that X, Y and Z have? तो इधर कर लेते हैं X, Y और Z। ये बस थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड पार्ट को देखते हैं पहले। चलो Z के पास Z था, अब इससे ये 40 दे दिया है, तो X के पास X था, तो ये हो गया X प्लस 40, ये बेसिक कंडीशन है, राइट। इस दोनों के बीच का गैप तो 80 होना चाहिए, ये तो समझ में आ गया। क्योंकि सेकंड इक्वेशन इसलिए क्योंकि ये दिया है कि तीनों इक्वल हो जाएगा उस केस में, और पहला इक्वेशन क्या कर रहा है, इफ y गिव्स me 40 then y will have half as much as z, ठीक है। तो इसका मतलब y के पास कितना होना चाहिए था, y के पास जो होना चाहिए था ये होगा हाफ z से 40 ज़्यादा, क्योंकि ये कह रहा है कि ये जब 40 इसको देगा तब ये हाफ ऑफ z हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये तीनों इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों को देखते हैं, हाफ ऑफ z प्लस 40 इज इक्वल टू z माइनस 40, तो z हो गया 160। अब z हो गया 160, तो मतलब z माइनस 40 हो जाएगा 120, टोटल हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ दिस 360, तो मेरा वैल्यू यहाँ पे 360 हो जाएगा, राइट। सो 65 का आंसर हो जाएगा 360। मैथमेटिक्स इज कोडेड एज LBSI, तो ये सारे होते हैं काफ़ी इजी होते हैं, बस पैटर्न पता करना होता है। M है यहाँ पे मैथमेटिक्स, और इसका कोड आ रहा है LBSIDNZUHDR ML -1 AB +1
STS -1, HI +1 -1 +1। तो अब पैटर्न बिल्कुल पता है, -1 +1 -1 +1 -1। तो ऑल्टरनेट हो रहा है -1 +1 -1 +1। एक बार पैटर्न पता चल गया तो ये डायरेक्ट है 66। तो इसका आंसर हो गया बी, राइट। 66 आंसर हो गया बी। 67 इजी, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। एट which one of the following time do the hour hand and the minute hand of the clock makes an angle of 180 degree? ऑब्वियसली अगर देखा जाए क्लॉक है 180 डिग्री है, एग्जैक्टली 6 बजे तो होता ही है, 7:05 में होना चाहिए, बट 7:05 में एग्जैक्टली नहीं होगा, क्योंकि 7:05 जब होता है तो ये आवर का हैंड है, ये थोड़ा सा इधर हो जाता है, मतलब 7:05 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये 7:05 और 7:10 के बीच में होगा। ये हो गया डी। नेक्स्ट वन, इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ये थोड़ा सा टफर साइड में है, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 90 क्वेश्चन, 5 मार्क्स are allotted for every correct answer and 2 marks are deducted for every wrong answer. After attempting all 90 questions, a student got a total of 387 marks. Suppose अगर मैं सारे 90 क्वेश्चंस कर लेता हूँ सही सही, तो मतलब मुझे 450 मार्क्स मिलने चाहिए। बट अगर मैं 89 क्वेश्चंस करेक्ट करता हूँ और एक क्वेश्चन को रॉन्ग करता हूँ, तो इसका मतलब मेरा कितना मार्क्स होना चाहिए? 89 × 5 445 -2 मतलब 443, मतलब एक रॉन्ग की वजह से मेरा 7 का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा टोटल कितना आ रहा है? 387 आ रहा है। इसका मतलब मेरा नुकसान कितना है इस केस में? 87, 63 का नुकसान है। 7 का नुकसान पर क्वेश्चन में हो रहा है, 63 का नुकसान चाहिए। 63/7 मतलब 9 क्वेश्चंस होने चाहिए। हो गया 9। नेक्स्ट, 3P 4P PP PP RQ2, ठीक है, वेयर PQR आर द डिफरेंट डिजिट, ये पहले बोलते डिफरेंट डिजिट्स है, तो ये हो गया। अगर देखा जाए 3P + 4P, ये सब 2 डिजिट नंबर्स हैं। PP + PP इज इक्वल टू RQ2। तो P का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? पहले तो P का वैल्यू हो सकता है, मुझे 4 × P चाहिए 2 एंड विथ 2, तो 4 × 3 विल एंड विथ 2। P का वैल्यू 3 हो सकता है। 4 × 8 विल ऑल्सो एंड विथ 2, राइट। सो 4 × 8 विल ऑल्सो एंड विथ 2, मतलब ये जो हो गया, P का वैल्यू 3 भी हो सकता है, P का वैल्यू 8 भी हो सकता है। अगर ये दोनों कंडीशन है तो अब देखा जाए क्या क्या है। ये कंडीशन देखा जाए तो ये 33 43 33 33, अगर ये ऐड करते हैं तो 99 + 43 142, और ये होता है 38 48 88 88। इनको ऐड करते हैं तो ऐड करके देखें।
ओके 32 और 16 4 22 16 4 22 और 6 28। अब इसका एवरेज चाहिए, राइट? एवरेज निकाल सकते हैं, तो एवरेज निकालेंगे तो ये कितना होगा? 4 एक मिनट, सॉरी, सॉरी 404 मतलब बाई 2 202। नेक्स्ट तो सिमिलर ही है, तो ये भी लेंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी लेंदी है। पी क्यू इंटू 3 इज इक्वल टू आर क्यू क्यू, तो 3 का मल्टीपल, सो 3 इंटू 1 अगर देखा जाए तो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15। सो मतलब Q का जो वैल्यू होगा वो 5 होगा, ठीक है? Q का वैल्यू जो होगा वो 5 होगा इस केस में। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रहा है वो हो गया P5 इंटू 3 should be equal to R 5 तो 5 इंटू 3 इज 15, कैरी ओवर 4 चाहिए तो 8, P का वैल्यू 8 होगा, राइट? तो ये हो गया 85 इंटू 3, राइट? 255। तो पी क्यू और आर 2, P प्लस आर बाय 5 मतलब ये वैल्यू हो गया 2, राइट? हल्का सा लेंदी तो नहीं है ये, लेकिन इजी है। इजी नहीं, मॉडरेट रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस केस में। नेक्स्ट टेबल मॉडरेट लेवल है। हु इज द फास्टेस्ट रन स्कोरर? तो टोटल रन देखना पड़ेगा। ए रन स्कोरर इन द टेस्ट, सो रन स्कोर डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ बॉल फेस्ड, 61 प्लस 14 75 बाई नंबर ऑफ बॉल्स 99 प्लस 76 175। ए का इतना हो गया, बी का हो गया, ऐड करते हैं 55 बाय 97, सी 35 बाय 175 और डी 25 बाय 105। अब देखना है कौन सा रेशियो बेटर है। ऑब्वियसली 55 बाय 97 बेटर है, इसका मतलब ये हो गया बी। 76 ये भी मॉडरेट लेवल है। हाफ ऑफ द विलेज, मान लो विलेज में 100 हैं, ठीक है? तो हाफ ऑफ द विलेजेस ऑफ अ सर्टेन विलेज हैव हाउसेस, तो हाउसेस कितने लोग के पास हो गया? 50 लोग के पास हो गया। 1/5 ऑफ द विलेजेस कल्टिवेट पेडी, पेडी कितने लोग कल्टिवेट करते हैं? 20। 1/3 ऑफ द विलेजेस आर लिटरेट, लिटरेट कितने लोग हैं? 1/3 मतलब 33.33। उसके बाद 4/5 ऑफ द विलेजेस आर अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज, लेस देन 25, 4/5 मतलब 80 लोग हैं। ये बेसिक डेटा है हमारे पास। ऑल द विलेजेस हु हैव which of the following statement is suddenly correct? All the villages who have
their own house are literate. All the villagers who have their own house are literate. देखें, all the villagers who have own house are literate नहीं, because वो 100 से ऊपर होना चाहिए दोनों का समेशन. ये 50 है और ये 33.33 है, तो मतलब कॉमन है भी कि नहीं वो भी हम लोग को पता नहीं है. Some villages under 25 of age are literate. 80 लोग हैं और ये 33.33 है. समेशन 100 से ज़्यादा हो रहा, मतलब कुछ तो कॉमन है, मतलब सम पॉसिबल है. ओनली हाफ ऑफ द विलेजेस हु कल्टिवेट पैडी आर लिटरेट. कुछ नहीं कह सकते इस बारे में. नो विलेजर अंडर 25 ऑफ एज हैज़ हिज ओन हाउस. इसके बारे में भी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सर्टेनली करेक्ट. ये तो पूरी तरह से रॉन्ग है. इसका मतलब ऑप्शन बी. 77. The last day of the month is Wednesday. The third Saturday of the month was the 17th day. What is the 14th day of the month? Last day of the month. अब month कितने दिनों का है वो तो नहीं पता है. month 30 दिन का भी हो सकता है, 31 दिन का भी हो सकता है, फरवरी भी हो सकता है, फरवरी लीप ईयर का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब पहला तो पता नहीं है. द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज द 17th डे. यहाँ से हम लोग को हिंट मिल जाएगा क्योंकि थर्ड सैटरडे बोल रहा है, तो यहाँ से डेफिनेटली मिल जाएगा. ये मुझे आंसर दे देगा. व्हाट डे इज द 14th ऑफ द गिवन मंथ, राइट. तो सेकेंड स्टेटमेंट है वो डेफिनेटली सफिशिएंट है इस केस में. सेकेंड स्टेटमेंट डेफिनेटली सफिशिएंट है, तो आंसर हो जाएगा बी. 78. ये तो कैलेंडर है जो टफ है. इसको अगर आपको कैलेंडर का बेसिक्स नहीं आता है तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही नहीं चाहिए अगर बेसिक्स नहीं आता है तो बेसिक्स में क्या है, 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज, 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज, 300 ईयर्स में 1 ऑड डे और 400 ईयर्स में 0 ऑड डे. तो हम लोग को कैलकुलेट करना है 2027. दैट मीन्स पर 2000 तक जाना है. देन नेक्स्ट 26 ईयर्स 31 दिसंबर 2026 तक जाना है. और उसके बाद जनवरी जिसमें 3 ऑड डेज होता है, फरवरी 27 है मतलब 28 नंबर ऑफ डेज होता है, 0 ऑड डे, मार्च 3 ऑड डे, अप्रैल 2 ऑड डे, मई 3 ऑड डे क्योंकि 31 डेज होते हैं, जून 2 ऑड डे, जुलाई ऑड डे कुछ नहीं है, ये रिमाइंडर है जब किसी नंबर को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं. जुलाई में 3 ऑड डेज होता है क्योंकि 31 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचता है 3. अगस्त 3 ऑड डेज, सितंबर 2 ऑड डेज और 10th अक्टूबर है. सो 10th अक्टूबर अगर 10 को डिवाइड करेंगे 7 से 3. अब 2000 ईयर्स में 0 ऑड डे होगा क्योंकि 400 का मल्टीपल में 0 होगा. अब 26 ईयर्स में कितने लीप ईयर है, 26 ईयर्स में लीप ईयर जो है एवरी 4th ईयर इज लीप ईयर 6, तो 6 लीप ईयर्स है और नॉर्मल ईयर्स हो गया 20. 6 लीप ईयर में 12 ऑड डे, 20 लीप ईयर में नॉर्मल ईयर में 20 ऑड डेज, 32 को भी 7 से डिवाइड कर दें 4, यहाँ पे 4 हो गया. अब समेशन को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब जस्ट हम लोग उसको एलिमिनेट करेंगे जिसका समेशन 7 हो. 4 + 3 7, 3 3 2 7, सॉरी 3 2 2 3 7, ये कर लेते हैं. 3 3 6 3 9 3 12 2 14, ये भी सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा. मतलब 0 ऑड डे, 0 ऑड डे मतलब संडे, राइट. तो अगर आपको इतना पता हो तभी आप कोशिश करें. इनफैक्ट कोशिश नहीं करें तो बेटर है क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा. तो ये क्वेश्चन है जिसको अवॉइड करना था. सिलोजिज्म इजी. सम है, 2 सम है, मतलब सम में तो नॉर्मली कंक्लूजन नहीं आता है. दूसरी बात अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आंसर नहीं होगा. तो सम ग्रीन्स और ब्लूज, सम ब्लूज और ब्लैक, सम ग्रीन्स और ब्लैक, ये नहीं होगा क्योंकि सम में कोई कंक्लूजन नहीं रहेगा.
नो है तो नो कभी होता नहीं इसमें, सम है तो ऑल कभी नहीं हो सकता है, सम है तो ऑल कभी नहीं हो सकता है, मतलब नीदर ऑफ द कंक्लूजन। ये भी काफ़ी इजी है, अगर बेसिक्स पता है तो हो जाएगा। ये सीक्वेंस, सीक्वेंस भी काफ़ी इजी रहा है। 2 7 22 67 202 x 1822 इंटू 3+1 इंटू 3+1 इंटू 3+1। एक बार पैटर्न पता चल गया तो सब कुछ हो जाएगा। इंटू 3+1 मतलब यहाँ पे इंटू 3+1 607, वैल्यू हो जाएगा 607। तो ये थे जो क्वांट और रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आए थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।